हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, हमारी सीएमए फाउंडेशन की टारगेट सीरीज चल रही है और फर्स्ट चैप्टर के वाइंड अप होने के बाद आज डे 2 में हम अपना डिमांड वाला जो कंसेप्ट है, डिमांड वाला जो कंटेंट है, वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं जो पहले वाला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, आपको अच्छे तरीके से समझ आया। उसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी रेज हुई है तो आपने उसको बिल्कुल क्लियर करा है अच्छे तरीके से। उसके जो पॉइंट्स है सारे के सारे नोट डाउन करें, रिवाइज करें। ठीक है, तो आज डे 2 में सीएमए फाउंडेशन के लिए हम मूव कर रहे हैं डिमांड और उसकी इलास्टिसिटी पर। एंड यस, ऑब्वियसली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप सीए के भी स्टूडेंट हैं और इस वीडियो पर आ गए हैं तो समस्या यहां पर कुछ भी नहीं है। ये सेम कंटेंट आपका डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, इवन मार्केट हो गया, ये सब सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन दोनों के लिए इकोनॉमिक्स में एक कॉमन कंटेंट है। तो अगर आप उसके बिहाफ से भी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली देख सकते हो। एंड यस, ऑल दो आपकी सीरीज में जो सी फाउंडेशन की भी जो अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है, उसमें डिमांड का जो चैप्टर है वो अलग से वैसे अपलोड होगा। ओके, बहरहाल शुरू करते हैं डे 2 एंड वी आर स्टार्टिंग विद डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी। तो दोस्तों, जब हम डिमांड वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, ये अभी हमने सेकंड नंबर पे डिमांड चैप्टर को लिया। ओके, फर्स्ट चैप्टर के वाइंड अप होने के बाद तो यहां से मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम डिमांड करेंगे उसकी इलास्टिसिटी करेंगे, सप्लाई करेंगे उसकी इलास्टिसिटी करेंगे, उसके बाद इनका मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे। तो यहां से ये जो टॉपिक हमारे स्टार्ट होंगे, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये एज कंपेरेटिव बाकी चैप्टर्स के काफी इजी है। आप इसको अपनी डेली लाइफ से, रेगुलर लाइफ से रिलेट भी कर पाओगे तो आपको आसान भी लगेंगे। एंड प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से इकोनॉमिक्स में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? चीज सिंपल है, कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में अच्छे खासे नंबर में आते हैं, तो इसकी डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा हेल्प जो है मिलने वाली है। ओके, थ्योरी ऑफ डिमांड हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सामने सर यही वर्ड आता है कि बेसिकली डिमांड होता क्या है, डिमांड को हम समझते क्या है। तो डिमांड की स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन जब हम देखते हैं, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी बोलो या गुड एंड सर्विसेज बोलो, दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग एंड एबल टू परचेज, जो वो चाहते हैं और खरीद सकते हैं। दोनों वर्ड आते हैं दोस्तों इसमें। जब मैं यहां पर बात करता हूं विलिंग वर्ड की, तो विलिंग होता है वांट, ठीक है, लेकिन खाली वांट, खाली चाहने से डिमांड क्रिएट नहीं होती। विलिंग भी है और उसके साथ एबल भी है, मतलब आपकी जेब में रोकड़ा भी है, आपकी जेब में पैसा भी है, आपकी परचेजिंग पावर है कि आप उसको खरीद सकते हो अलग अलग प्राइजेस पर। अगर प्राइस में थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आती है तो भी आप उस चीज को मैनेज कर सकते हो। ओके, सो कुछ भी कमोडिटी जो आप खरीदना चाहते हैं और खरीदने की क्षमता रखते हैं उसे डिमांड कहते हैं। ओके, आपकी जेब में पैसे हैं लेकिन आप उस कमोडिटी को खरीदना नहीं चाहते, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। साथ ही आप एक कमोडिटी को खरीदना चाहते हो, बहुत 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके पास उसके पैसे नहीं, आपकी परचेजिंग पावर उतनी नहीं है, तो वो डिमांड नहीं होगी, वो वांट होगी। तो याद रखिएगा, दोनों वर्ड हमारे सामने जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहां पे कंक्लूड हमने क्या करा कि सर हमें किसी कमोडिटी की डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, डिजायर होनी चाहिए कि हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में। विलिंगनेस टू परचेस, यहां पे ये बेसिकली वांट क्रिएट करता है, जरूरत है और चाह रहे हैं खान उसको परचेस करना। एंड रेडीनेस टू पे की जब हम बात करता हूं तो ये होता है आपका परचेजिंग पावर। ओके, जब हम ये पर्टिकुलर चैप्टर दोस्तों कवर करेंगे, जब हम डिमांड चैप्टर कवर करेंगे तो कई जगह पर ऑलमोस्ट, अगर हम डायग्राम की भी बात करें तो एक वर्ड हमारे सामने जरूर आएगा, वो है क्वांटिटी डिमांडेड। मैं इसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग में। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या है सर? ये डिमांड है। इसकी डेफिनेशन हमने यहां पे देखी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? डिमांड का ही छोटा रूप है, डिमांड का ही छोटा रूप है। क्वांटिटी डिमांडेड इज, अगर मैं बात करूं तो सेम refers to quantity of a commodity, या of a good and services, जो भी आप बोल रहे हैं, of a commodity which a consumer, मैं
लिख रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। विच अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय, सेम एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन चल रही है, बस कहानी यहां पर आकर बदल जाती है। विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वेरियस प्राइस आते हैं, एवरी पॉसिबल प्राइस आता है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की, तो याद रखिएगा उसमें सिर्फ आपका एक स्पेसिफिक गिवन प्राइस होता है। कहने का मतलब जब आप एक सिंगल प्राइस की स्टडी कर रहे हो, 10 रुपए है तो ये पेन कितने का बिकेगा, या 50 रुपए है तो कितने का बिकेगा, सिंगल प्राइस की स्टडी कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब आप पूरा बिहेवियर एक साथ स्टडी कर रहे हो कि प्राइस 10 से 15 हो तो क्या होगा, 15 से 12 हो तो क्या होगा, 12 से 25 हो तो क्या होगा, दैट इज अ डिमांड। तो लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पर प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। ओके, अगला सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है वो है बेसिकली हमारे डायग्राम्स का। और यहां से थ्योरी ऑफ डिमांड से डायग्राम्स को बनाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और डिमांड में, सप्लाई में, उसके बाद प्रोडक्शन में, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे ये भाई क्या इसमें एरर होने लगा, ठीक है, नहीं ठीक है, लाइट ने कुछ झपका दिया क्या, कोई बात नहीं। ओके, हाँ मैं क्या कह रहा था कि आपका डिमांड से सप्लाई में फिर प्रोडक्शन में डायग्राम्स को बनाने का जो सिलसिला है अच्छे लेवल पे वो स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अक्सर आप लोगों की ये जो क्वेरी है दोस्तों वो आती है कि हाँ जी चलिए वापस आ गया। आज इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा ऑफिस में दिक्कत हो रही है। हाँ मैं आपको समझा रहा था कि बेसिकली जो हमारा क्या नाम है डायग्राम का सिलसिला है वो इस चैप्टर से काफी शुरू हो जाता है और ये हमारा मार्केट तक जाएगा। और डायग्राम बेसिस पर अच्छे खासे जो दोस्तों क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको डायग्राम को बनाना, उनको स्टडी करना प्रॉपरली आना चाहिए। बहरहाल हम डिमांड की बात कर रहे थे, इसके डायग्राम कैसे बनेंगे, इनकी टेबल कैसे बनेगी, आओ उसको जरा समझते हैं। दोस्तों सिंपल है, क्योंकि हम डेली लाइफ से इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिलेट कर पाएंगे तो इनको ड्राइव करना बहुत ज्यादा आसान है। एक तरफ अगर मैं प्राइस कंसिडर करता हूं और एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्योंकि प्राइस सिंगल बेसिस पर आएंगे तो यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखना बेटर रहता है। वो बात अलग है, ये स्टडी डिमांड का ही कंसेप्ट करेगा। प्राइस अगर किसी कमोडिटी का 10 रुपए है तो उस टाइम पर क्वांटिटी डिमांडेड मान लीजिए 100 है। प्राइस अगर बढ़कर 15 रुपए हो जाता है या बढ़कर 20 रुपए हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस, अब खुद सोचो, हम डिमांड की बात कर रहे हैं, आप खरीदने जा रहे हो, अगर चीज महंगी होगी, अगर चीज महंगी होगी तो डेफिनेटली जो उसकी क्वांटिटी है, जो आप उसकी डिमांड है, वो पहले के मुकाबले कम करोगे और इसकी वैल्यू कम होती चली जाएंगी। ठीक उसी तरह 10 से मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये प्राइस 8 हो जाता तो उस सिचुएशन में जो क्वांटिटी है वो आप पहले से ज्यादा खरीदते। ठीक है, सिंपल सी बात, चीज सस्ती हो गई, हमने डिमांड ज्यादा करी, चीज अगर महंगी हो गई तो हमने डिमांड कम करी। अब यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि प्राइस के बढ़ने पर आपने क्वांटिटी को कम कर दिया और प्राइस को कम होने पर जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया। ये बेसिकली आपका पॉजिटिव रिलेशन नहीं, माफ कीजिएगा, नेगेटिव रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। इसको जब हम ग्राफ पर बनाएंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही अच्छा है। दैट इज x 0 y, इधर आ जाएगा आपका प्राइस और इधर आ जाएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्लियर। नेगेटिव रिलेशन, दो तरह के रिलेशन हमें अभी अपने डायग्राम्स में पढ़ने होंगे तरबदर जब भी हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेगेटिव रिलेशन में जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है, स्लोप डाउनवर्ड्स। कैसे बनता है सर? स्लोप डाउनवर्ड्स बनता है। ये क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है कि मान लीजिए प्राइस आपका, मान लीजिए प्राइस यहां पर हमारा P है, ओके, कितना है? P है, ये यहां पे टकराया, क्वांटिटी Q आ गई। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्राइस P से P1 हो जाता है, प्राइस आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो क्या नतीजा पाया आपने कि सर क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 पर कम हो जा रही है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली प्राइस को अगर कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन यहां पर यह है कि जो सिंपल सा एग्जांपल हमने डायग्राम का और उसकी टेबल का देखा है डिमांड के रेफरेंस में, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग जो हमारे सामने आ रही है वो है डिमांड फंक्शन। ये डिमांड फंक्शन क्या है? आपसे डिमांड फंक्शन बोले, आपसे बोले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड।
क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या बोले एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, या आपसे बोले डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सब एक ही बात है। ओके, सारी की सारी एक ही बात है। फैक्टर्स बोले, एलिमेंट बोले, डिटर्मिनेंट्स बोले, डिमांड फंक्शन बोले, सब एक ही चीज है। ये है क्या? जैसे अभी आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि सर हम जब भी प्राइस में कुछ चेंज कर रहे हैं, जब हम कुछ प्राइस में चेंज कर रहे हैं, ओके, तो उसका नतीजा क्वांटिटी पर पड़ रहा है। और नेगेटिव रिलेशन जैसा आपने बताया, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। तो कहने का मतलब अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड पे असर पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर। सर क्या सिर्फ प्राइस ही ऐसी चीज है, क्या प्राइस ही ऐसी चीज है जिसमें अगर चेंज हो तो डिमांड पे असर पड़ेगा? क्या और भी ऐसी चीजें हैं, कोई और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें अगर चेंज हो तो आपको डिमांड बदलती हुई नजर आएगी? तो जवाब है हाँ। वो कौन कौन से हैं? वही सारे हमें बेसिकली डिमांड की हेडिंग के अंदर पढ़ने हैं कि प्राइस के अलावा ऐसी कौन कौन सी बलाएं हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें अगर चेंज हो तो डिमांड पे असर पड़ता है। तो वो कौन कौन सी हैं? एक है आपका प्राइस ऑफ गिवन गुड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको खाली पी से इंडिकेट किया जा सकता है। पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सिर्फ कमोडिटी का प्राइस नहीं, रिलेटेड गुड का प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी खुद की इनकम क्या है, उस पर भी डिमांड पर असर पड़ता है। इसके अलावा कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेड प्राइस। कैसे? आइए ध्यान देंगे। देखो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, प्राइस ऑफ गिवन गुड आपने पढ़ लिया। सर प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये कमोडिटी का खुद का प्राइस। लेकिन मान लीजिए जैसे आपने बता दिया सर कि ये पेन है, इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस इसका कम होगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये आपने बता दिया। लेकिन इसका प्राइस सेम है, प्राइस इसका चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो सहपाठी है, सहपाठी बोले तो दूसरा पेन है, अगर उसका प्राइस बढ़े कम हो तो क्या इस पे असर पड़ेगा? तो क्या इसकी डिमांड पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यही है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। राइट, एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डन। सब्स्टिट्यूट गुड्स की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर हम यूज कर सकते हैं। राइट, एक दूसरे के प्लेस पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, कोक एंड पेप्सी। ठीक, कोक नहीं मिली, पेप्सी पी ली, ठीक है। कोलगेट एंड पेप्सोडेंट है, वट एवर जो भी आपका टूथपेस्ट है, एक नहीं मिला तो दूसरा लेके आ गए। सोप का एग्जांपल इसमें आ जाता है, चाय पत्ती का एग्जांपल इसमें आ जाता है। डेली लाइफ में देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको सब्स्टिट्यूट गुड के मिल जाएंगे। ठीक है, टी कॉफी जो सबसे ज्यादा जो थियोरेटिकली बुक्स में यूज होता है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ध्यान देंगे। एक तरफ आपने कंसिडर करा प्राइस ऑफ कोक, और एक तरफ आपने कंसिडर करी क्वांटिटी ऑफ पेप्सी। समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर कोक महंगी हो जाएगी, कोक का प्राइस बढ़ गया, कोक का प्राइस बढ़ गया, मुझे यह बताओ पेप्सी की डिमांड क्या होगी? सर अगर कोक महंगी हो गई तो लोग कोक की डिमांड कम करेंगे और पेप्सी का कंजम्पशन, पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर कोक सस्ती हो जाती तो लोग कोक की तरफ ज्यादा चले जाते और पेप्सी की डिमांड कम हो जाती। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा? सर पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड की बात होगी। सेम ऐसी जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करता हूं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल होंगे और दोनों में से अगर कोई एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरे की यूटिलिटी पर असर पड़ेगा। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल, दोनों होंगे एक साथ तो इस्तेमाल हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी और फैन दोनों एक साथ होंगे तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। पेन और उसके अंदर इंक या उसकी रिफिल दोनों एक साथ होंगे तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर इनमें कैसा रिलेशन होता है, आओ देखें जरा। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपने एक तरफ कंसिडर करा प्राइस किसका? सर कार का, और एक तरफ ऑब्वियसली क्वांटिटी उससे रिलेटेड पेट्रोल की, पेट्रोल डीजल कहने का मतलब फ्यूल। आपने देखा कि सर कार महंगी हो गई,
कार क्या हो गई, महंगी हो गई, कार का प्राइस बढ़ गया, तो उसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? इट्स वेरी इजी सर, कार अगर महंगी हो गई है तो लोग कार की डिमांड कम करेंगे, और कम कार मतलब पेट्रोल भी कम चाहिए, फ्यूल भी कम चाहिए। गॉट द पॉइंट? सिमिलरली कार सस्ती हो जाती, लोग कार ज्यादा खरीदते और पेट्रोल की डिमांड फिर बढ़ जाती। यहां पर कैसा सर अपोजिट रिलेशन आ रहा है? तो यहां पर आप बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन। यहां पे आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव रिलेशन। तो सब्स्टिट्यूट, सॉरी माफ कीजिएगा, रिलेटेड गुड दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमें याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बिहाफ पर भी गुड्स को, भाई सर यूजुअली तो हमने यही सुना है कि इनकम अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम अगर कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। हाँ, होता तो ऐसे ही है, लेकिन इसको और बेटर वे में क्लासिफाई करने के लिए दोस्तों, इनकम के बिहाफ पर, इनकम के नेचर के बिहाफ पे गुड्स को हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरी में। हालांकि उसमें से दो एक ही पार्ट में ही आते हैं, बट ओवरऑल तीन कैटेगरी हैं। कौन सी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है नॉर्मल गुड्स, उसके बाद है कंफर्ट गुड्स, कंफर्ट एंड लग्जरी। पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप चाहे तो उसको नोट डाउन करें तो पूरा लिखिएगा, LNC गुड्स, ठीक है, लग्जरी एंड कंफर्ट गुड्स। और लास्ट है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर ऑब्वियसली पुअर क्वालिटी गुड्स हो गए, ठीक है। नॉर्मल गुड्स और लग्जरी कंफर्ट गुड्स को अगर कंबाइंड करें तो इनकी भी एक कैटेगरी बन जाती है, वो होता सुपीरियर गुड्स, इंफीरियर का उल्टा, ठीक है। और डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं तो तीन पार्ट में डिवाइड करा। नॉर्मल गुड्स कौन से? जो डेली लाइफ में हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह, ये सब बेसिक नीड्स, ये नॉर्मल गुड्स होते हैं। इनका इनकम के साथ दोस्तों, इनका इनकम के साथ आपका पॉजिटिव रिलेशन ही होता है, पॉजिटिव रिलेशन ही होता है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की। एंड सेम लग्जरी एंड कंफर्ट गुड्स में भी होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमें लाइफ में ज्यादा कंफर्ट चाहिए, हमें लाइफ में ज्यादा लग्जरी चाहिए, और इन गुड्स की डिमांड भी हम बढ़ाते हैं। पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों में। लेकिन फिर भी दोनों के नेचर में एक फर्क है, वो ये, जब इनकम बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लग्जरी कंफर्ट की भी बढ़ेगी, लेकिन जिस स्पीड से, जिस लेवल से लग्जरी कंफर्ट गुड्स की डिमांड बढ़ती है वैसे नॉर्मल की नहीं बढ़ती, और एक लेवल के बाद आके नॉर्मल गुड्स की डिमांड स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कोई गरीब है, खाना 2 टाइम खा रहा है, अब इनकम बढ़ेगी तो 3 टाइम खाना खा लेगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ी कि इनकम बढ़ती रहेगी तो खाना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो एक लेवल के बाद आके रुक जाएगा। लेकिन जैसे लग्जरी कंफर्ट गुड्स में हम कार की बात करते हैं, तो इनकम बढ़ती जाएगी तो कार की डिमांड, भाई 1 कार 2 कार, ना जाने कितनी कार आ जाएंगी। तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, थोड़ा सा नेचर में डिफरेंस रहता है। इंफीरियर गुड्स की दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं, इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है, याद रखेंगे हम। इंफीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जो बेसिकली पुअर क्वालिटी के होते हैं। इसमें फूड, क्लोथिंग भी आते हैं, लेकिन पुअर क्वालिटी से, आप घर में राइस खा रहे हो, अच्छी क्वालिटी का राइस खा रहे हो, ठीक है, बासमती राइस, बढ़िया, लेकिन कोई जो टूटा वाला चावल है जो सस्ता मिलता है बेसिकली, उसको बाय कर रहा है, ठीक है, वो इंफीरियर क्वालिटी में आ गया। एक अच्छी गुड क्वालिटी का क्लोथ आप पहन रहे हो, ओके, लेकिन एक जो पुअर सस्ता वाला कपड़ा आ रहा है उसको आप बाय कर रहे हो, तो इंफीरियर क्वालिटी के अंदर आ गया। और इनकम, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, भगवान ना करे, खैर होता तो है बट भगवान करे ये जल्दी खत्म हो, अगर कोई इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन करता है और कल को उसकी इनकम बढ़ती है, तो वो क्या करेगा? वो इन गुड्स की डिमांड को कम कर देगा कि भैया इन्हें अपनी लाइफ से कम करें और नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएं। ओके, सो दैट्स द बिहेवियर ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बिहाफ पे दोस्तों डिमांड में 2 तरह के चेंज होते हैं। एक होता है फेवरेबल और एक होता है अनफेवरेबल, ठीक है। मतलब बेसिकली टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है? टेस्ट तो आप जानते ही हैं भाई, खाना पीना, स्वाद। प्रेफरेंस में फैशन आ जाता है, सीजन आ जाता है, जहां पे आप रहते हैं उस एरिया का क्लाइमेट आ जाता है, वो सब टेस्ट एंड वो प्रेफरेंस के अंदर आता है। अगर इन सभी में, टेस्ट में, फैशन में, सीजन में, कमोडिटी के लिए फेवरेबल चेंज हो, कमोडिटी के लिए फेवरेबल चेंज हो तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर अनफेवरेबल हो तो डिमांड कम होगी। जैसे मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे वूलन्स हैं, ठीक है, वूलन, ऊन के कपड़े हैं, सर्दियां आ गई,
तो उनके लिए वो फेवरेबल चेंज है, डिमांड क्या हो जाएगी उनकी, बढ़ जाएगी। लेकिन उसी टाइम पर अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, सर्दियां आना कोल्ड ड्रिंक के लिए अनफेवरेबल, आइसक्रीम के लिए अनफेवरेबल चेंज है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बरसात आ गई, ठीक है, रेनी सीजन है, तो अम्ब्रेला के लिए ये फेवरेबल चेंज है, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है, कोई चीज फैशन में आ गई तो उस कमोडिटी के लिए फेवरेबल चेंज है, डिमांड बढ़ जाएगी। कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ फैशन चली गई, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, फेवरेबल अनफेवरेबल ये दो वर्ड हमें याद रखने हैं। और द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेड प्राइस। क्या आपका एक्सपेक्टेड प्राइस, ये इससे रिलेटेड है पहले वाले से। जब मैं बोलता हूं प्राइस ऑफ गिवन गुड, मतलब इस कमोडिटी का प्राइस आज क्या चल रहा है। लेकिन जब मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बोल रहा हूं तो इसका मतलब नियर फ्यूचर, आने वाले समय में। और ये बिल्कुल सिंपल है, अगर लग रहा है कि ईपी एक्सपेक्टेड प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा, आने वाले टाइम में ये पेन महंगा हो जाएगा, अरे भैया पेट्रोल में जैसे सबसे ज्यादा होता है, पेट्रोल बढ़ने वाला भी कुछ दिनों बाद, अरे फटाफट से अभी भरवा लो, तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन लग रहा है कि आने वाले टाइम में चीज सस्ती होगी, कुछ भी चीज, नॉट ओनली पेट्रोल, गोल्ड, कुछ भी आपकी यूज वाली चीज, कि आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में, क्या वर्ड यूज करेंगे, नियर फ्यूचर, उसमें आपका एक्सपेक्टेड प्राइस कम होने की संभावना, सस्ती हो जाएगी चीज। तो एक काम करो, एक काम करो, आज डिमांड को थोड़ा होल्ड कर लो, आज डिमांड को थोड़ा होल्ड कर लीजिए, रोक लीजिए, भविष्य में ज्यादा खरीद लेंगे, फ्यूचर में ज्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, आज कम कर लो। तो दोस्तों ये फैक्टर्स होते हैं जिनमें अगर कोई भी चेंज हो तो खाली प्राइस नहीं है, उसके अलावा भी मेजर फैक्टर्स हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसमें जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है और इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, इसका अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। अगली हेडिंग दोस्तों हमारे सामने आती है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ध्यान दीजिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। सर ये कोई नई बात तो नहीं है, हम जब अब पहली स्लाइड से लॉजिक समझ रहे हैं और तभी से हम इसको समझते आए हैं कि प्राइस में और उसकी क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये तो हमें बिल्कुल मालूम है, इसमें कौन सी नई बात क्या है। आपने यही तो बताया कि सर प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये तो हम पहली क्लास से जानते हैं। इसमें नई चीज क्या है, इसमें लॉ वाली बात क्या है। लॉ वाली बात दोस्तों इसमें है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड व्हेन अदर थिंग्स या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है लॉ ऑफ डिमांड की। व्हाट इज दैट मीन, आइए ध्यान देंगे जरा। ये हम अपनी डेली लाइफ में खूब सुनते हैं कि प्राइस बढ़ गया, डिमांड, चीज महंगी हो गई, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में ये चीज तभी देखने को मिलती है जब अदर थिंग्स क्या रहती हैं, कांस्टेंट। सर व्हाट आर दीज अदर थिंग्स, ध्यान दो, आप पढ़ चुके ऑलरेडी। अभी हमने पी, पी आर, वाई, टी और ई, इन 5 फैक्टर्स को समझा। प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। अपनी इस डेफिनेशन में, अपने इस एग्जांपल में हम बोल रहे हैं कि प्राइस जो है वो चेंज होगा। प्राइस क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, व्हाटएवर। आप कह रहे हो कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मान लिया। लेकिन इसके लिए जरूरी है, इस नियम के लिए, इस रूल के लिए ये जरूरी है हमेशा कि जो आपके अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहें। जो आपके अदर फैक्टर्स हैं वो हमेशा क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहे, अगर ये अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहे तो हो सकता है आपको ये चीज देखने को ना मिले। क्यों, क्यों, कैसे भाई? प्राइस जो है, मान लीजिए कोक का, आप कोक पीते थे, 20 रुपए प्राइस है, कोक का प्राइस 20 से 18 रुपए हो गया, तो कोक की डिमांड क्या होनी चाहिए, सर बढ़नी चाहिए, प्राइस कम हुआ है। लेकिन उसी टाइम पर पेप्सी, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वो 20 से 15 हो गई। अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहे, चेंज हो गए, पेप्सी 20 से 15 की हो गई, तो सीधी सी बात है कोक की डिमांड प्राइस कम होने के बाद भी गिर जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग पेप्सी की तरफ भाग जाएंगे, है ना। चावल 70 रुपए किलो थे, मान लेते हैं 70 रुपीज केजी थे,
उसका प्राइस बढ़कर 80 रुपए किलो हो गया। सर प्राइस बढ़ गया राइस का, डिमांड कम हो जानी चाहिए, नहीं हुई, उतनी ही रही या उल्टा और बढ़ गई कह लीजिए। क्यों? उसी टाइम पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई, तो पहले आप 70 भी अफोर्ड कर सकते थे, अब आप 80 भी अफोर्ड कर रहे हो। ठीक है, आइसक्रीम महंगी हो गई, फेवरेट आइसक्रीम आपकी महंगी हो गई, डिमांड कम हो जानी चाहिए। अरे अप्रैल आ गया जी, गर्मी आ गई, तो लोग महंगी होने पर भी खाएंगे। तो कहने का मतलब अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जी ऐसा होगा, ये जरूरी है, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम, ठीक है मान लिया आपकी बात, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके सारे के सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, वरना नहीं। ठीक है, वरना पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पॉइंट हमने समझा। उसके बाद एक और क्वेश्चन दोस्तों अक्सर हमसे पूछा जाता है, वो ये है स्लोप डाउनवर्ड्स। कौन? डिमांड कर्व। हमने ऑलरेडी एक जो क्या नाम है डायग्राम है ऑलरेडी बना लिया अच्छे तरीके से। लॉ ऑफ डिमांड में भी यही डायग्राम लागू होता है कि एक्स है, जीरो है, वाई है, प्राइस है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? ओके, ये डिमांड कर्व आप स्लोप डाउनवर्ड्स बना देते हो। क्यों बना देते हो भाई? सर हम इसलिए बनाते हैं कि प्राइस कम होने पर ना क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, हम इसलिए बनाते हैं। हाँ ठीक है, बड़ा बनाते हो, मतलब प्राइस कम, डिमांड कर्व आपका स्लोप डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, या इसका उल्टा। इसका मतलब ये है चीज सस्ती अगर हो जाती है, चीज अगर सस्ती हो जाती है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? आपने पिछली स्लाइड में बोला अदर फैक्टर कांस्टेंट, अदर फैक्टर, हाँ जी ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं जी, ये बिल्कुल सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है जी। प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ, आपने बोला डिमांड बढ़ गई, ज्यादा खरीदने लग गए। क्यों खरीदने लग गए? ऐसा क्या हुआ? सर सस्ती हो गई ना। हाँ ठीक है, सस्ती हो गई, ज्यादा खरीद रहे हो, यही तो सवाल है, क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? तो दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है कि जब प्राइस कम होता है किसी कमोडिटी का, मैं प्राइस कम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्राइस जब किसी का कम होता है तो उसका असर साइकोलॉजिकली कई चीजों पे पड़ता है। और वो चीजें क्या है? बहुत सारी चीजें, उसमें से मेन चीजें क्या है? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और एक लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है ध्यान दीजिए। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, जिसे रियल इनकम भी कहा जाता है। रियल इनकम से मतलब ये नहीं कि जो एक्चुअल में मिले, रियल इनकम बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है, परचेजिंग पावर ही कहिए आप, वो बेटर रहेगा, वो बढ़ जाती है। यार चीज सस्ती होगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी ना। कोई चीज 100 रुपए की थी, मान लीजिए आप नहीं खरीद रहे थे, वो 80 रुपए 70 रुपए की होगी तो आपकी परचेजिंग पावर उस कमोडिटी के लिए क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सीधा सा हिसाब कि सर प्राइस अगर कम होता है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है और इसीलिए कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है। इस रिलेशन को, इस बिहेवियर को इनकम इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकम इफेक्ट का नाम दिया जाता है। दूसरा रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब कोई कमोडिटी सस्ती हो जाती है, जब कोई कमोडिटी सस्ती हो जाती है तो वो क्या हो गई? बिकम चीपर। बिकम चीपर, वो क्या हो जाती है? वो सस्ती हो जाती है। अपनी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के मुकाबले वो सस्ती हो जाती है। तो वही सफेदी वही झाग अगर कम दामों में मिले तो कोई महंगी वाली क्यों ले, सस्ती वाली ना ले? आप कौन हो? आप एक रैशनल कंज्यूमर, आप सोच समझ के पैसा खर्च कर रहे हो। अरे भैया मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेरी जो यूटिलिटी है, वो ये 40 रुपए वाली कमोडिटी भी कर रही है और वही 60 रुपए वाली भी कर रही है, तो 40 वाली पे जाऊंगा ना। तो प्राइस कम होने पर कमोडिटी सब्स्टिट्यूट गुड के मुकाबले सस्ती हो जाती है। अगर आप देखो, मैंने ना इनकम में चेंज करा, मैंने इनकम में भी चेंज नहीं करा, इनकम उतनी है। मैंने सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में भी चेंज नहीं कर रहा, अदर फैक्टर कांस्टेंट है भाऊ, ठीक है, लेकिन यहां पर फिर भी सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से इनकम पे और सब्स्टिट्यूट गुड पे साइकोलॉजिकली असर पड़ रहा है। बराबर? हाँ जी सर। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू पर आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आगे चल के यूटिलिटी वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे,
तो उसमें ये कंसेप्ट आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन मैं इसको आपको हिंट देता हूँ। इसमें दरअसल बेसिकली ये लॉ होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाए, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाए तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में जाने के लिए, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में जाने के लिए और कमोडिटी कंज्यूम करनी पड़ती है ऑटोमेटिकली। चीज अगर सस्ती हो गई, होता है ना कि यार नाइकी के शूज 2000 रुपए के, चलो एक पेयर खरीद लिया। अगर वही चीज 1500 में मिले, 1200 में मिले, अरे यार 2 पेयर खरीद लेता हूं, 1000 रुपए हो गई, खरीद लेता हूं, डेफिनेट अब तो पक्का खरीद लूंगा 2 पेयर। ये क्या होता है कि प्राइस अगर सस्ता हो गया तो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए आपको ज्यादा यूनिट बाय करनी पड़ती है। ओके, सो दैट्स द रीजन फॉर डिमांड कर्व आपका स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज दैट? सर आपने बोला डिमांड को वो 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम है वगैरह, और भी बहुत सारे होते हैं, मेन ये 5 है। हाँ जी करते हैं, ठीक है। सर हम आपके कहने पे लॉ ऑफ डिमांड पर आ गए। अच्छा वहां क्या देखा आपने कि सर प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। लेकिन सर हमने आपकी ये वाली बात तब मानी जब आपने बोला कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, बराबर। सर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, ठीक है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, लेकिन नहीं हो रही। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अदर फैक्टर कांस्टेंट हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। जी हां, ऐसे दोस्तों कुछ केसेस होते हैं, उन्हीं को एक्सेप्शंस कहा जाएगा। हमने दरअसल ज्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है कि प्राइस आपका, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी नेगेटिवली रिलेटेड होंगे, यही देखने को मिलता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये चीज फेल हो जाती है। वो केसेस कौन से हैं? सबसे पहले है आपका कंस्पिशियस गुड्स, जिसमें मैं गोल्ड की बात करूं, जिसमें मैं डायमंड की बात करूं, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां, BMW, लंबोर्गिनी, इन सब की बात करूं। दोस्तों ये बेसिकली वो गुड्स हैं जो आपका सुपर रिच लोग, एलाइट लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह से ये फैशन सिंबल हैं, या आप कह लीजिए, फैशन तो छोटी बात हो जाएगी, ये एक स्टेटस सिंबल है। और इन गुड्स की डिमांड इसीलिए ज्यादा है कि इनका प्राइस ज्यादा होता है। भाई कोई अगर डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग, बढ़िया बढ़िया सारे के सारे हाथों में गहने वहने पहन रहा है, क्यों पहन रहा है? क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। कल को अगर गोल्ड एक नेग्लिजिबल कमोडिटी बन जाए, उसकी कोई वैल्यू ना रहे, तो कोई पहन के घूमेगा क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा। हर कोई, एक लोअर क्लास आदमी जो होगा वो भी उसको पहन रहा है अपनी अर्निंग के हिसाब से, तो अमीर आदमी क्या कहेगा, या तो कोई भी पहन रहा है, मैं तो नहीं पहन रहा। राइट, सही बात है ना। तो ये इन गुड्स की डिमांड ही तभी होती है जब इनका प्राइस ज्यादा है, इसीलिए इनकी डिमांड है। ठीक उसी तरीके से कंस्पिशियस नेसेसिटीज भी आती हैं। ये क्या है? इसमें दोस्तों सॉल्ट आ जाता है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, इसमें शुगर आ जाएगी, इसमें मेडिसिन आ जाएंगी, ठीक है। ये दोस्तों ऐसी गुड्स हैं, ऐसी कमोडिटी हैं जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में हमें चाहिए ही चाहिए, स्पेसिफिक क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। सॉल्ट है भाई, मान लीजिए दिन में हम 1 चम्मच खाते हैं, 1 चम्मच ही खाते हैं ना, कल को ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि चीज अगर सॉल्ट अगर सस्ता हो गया तो मम्मी खाने में ज्यादा डाल दो, सॉल्ट अगर महंगा हो गया तो उसको खाना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो एक हमें नेचर के हिसाब से भाई स्पेसिफिक क्वांटिटी में चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, महंगा हो सस्ता हो, ड्रिंकिंग की बात कर रहा हूँ, यूटिलिटी वाला नहीं बात कर रहा हूँ, जो है वो चाहिए, ठीक है ना। शुगर भी इस काइंड ऑफ एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में सर्वाइव करने के लिए चाहिए ही होती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये वो गुड्स हैं जिनके प्राइस चेंज का इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में जरूरी है ये। ठीक उसी तरीके से दोस्तों गिफिन गुड्स आते हैं। गिफिन गुड्स दोस्तों, अब यहां पे देखो
इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है इस कंसेप्ट क्लास में। हमारी जो मेन क्लासेज हैं उसमें गिवन गुड्स के ऊपर पूरा आधे घंटे का लेक्चर है इन डिटेल। तो फिलहाल बस मैं इतना ही बताऊंगा यहाँ पे कि गिवन गुड्स आपके वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यूजुअली प्राइस इफेक्ट क्या? नेगेटिव है ना लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये पुअर क्वालिटी के होते हैं जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और ये एक्सट्रीम पॉवर्टी के केस में देखने को मिलते हैं। अब इसको डिटेल तो देखो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंदी और काफी बड़ा चैप्टर है। खैर बहरहाल ये टॉपिक भी हमारा डन हुआ, थ्योरी ऑफ डिमांड हमने रिवाइज करा। अब अगली हेडिंग आती है दोस्तों, चेंज। अगली हेडिंग हमारे सामने क्या आई? चेंज आई। व्हाट इज चेंज? ठीक है, जल्दी हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम अगले सेक्शन में इलास्टिक डिमांड पर जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारे, क्योंकि आप फैमिलियर हैं बेसिकली इन सब टॉपिक से, तो ये एक अच्छी स्पीड से हम इनको कवर करेंगे। सप्लाई को, डिमांड को, इक्विलिब्रियम को, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह, उसको हम थोड़ा अच्छा खासा टाइम देकर चलेंगे। बहरहाल व्हाट इज दिस चेंज? व्हाट इज दिस चेंज? ये चेंज बेसिकली हम डिमांड कर्व के रेफरेंस में समझेंगे। देखो, हमने 5 फैक्टर्स पढ़े मेन अभी: प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस। अगर इनमें कोई भी चेंज होता है, तो ऑब्वियस है, इट्स बट ऑब्वियस के डिमांड पर असर पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर असर पड़ेगा। तो जो असर पड़ेगा उसको चेंज कहते हैं। लेकिन वो चेंज क्लासिफाई होता है 2 पार्ट्स में। वो क्या है? ध्यान देंगे जरा। ठीक है, मैंने इसके जो नोट्स वगैरह हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहां से नोट डाउन करेंगे। वो चेंज क्या है? देखो, अगर चेंज इन प्राइस की वजह से हो, अगर चेंज इन प्राइस की वजह से हो, 5 फैक्टर्स थे ना हमारे, 5 फैक्टर्स थे। मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, सर हमें डिमांड में चेंज के 5 फैक्टर पता थे: प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन एंड इनकम। इनकम पहले था, व्हाटएवर सीक्वेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने क्लासिफाई करके इन चारों को अलग कैटेगरी में रख दिया और इसको अदर फैक्टर्स बोला था। ओके, और अभी लॉ ऑफ डिमांड में हमने खाली प्राइस में चेंज करा। तो दोस्तों, अगर कभी भी प्राइस में चेंज की वजह से हमें अपनी डिमांड की वैल्यू में चेंज नजर आए, तो उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड अगर चेंज इन अदर फैक्टर्स, भाई हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ तो लिया कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, बट हमेशा थोड़ी ना कांस्टेंट रहेंगे, कभी ना कभी तो चेंज होगा। तो जब अगर अदर फैक्टर्स में इनकम बदल गई, टेस्ट बदल गया, उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो उसको सिंपली चेंज इन डिमांड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन डिमांड करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल, शॉर्टेड, लिमिटेड वर्ड्स में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं, इसके बाहर और कुछ इसमें नहीं होता। सबसे कम शब्दों में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो रहा है। ओके, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसके ये 2 पार्ट्स हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सपेंशन और एक को नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और चेंज इन डिमांड के ये 2 एग्जांपल हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्सपेंशन का मतलब जब डिमांड की वैल्यू बढ़ रही है, तो डिमांड की वैल्यू कब बढ़ेगी? प्राइस में ऐसा क्या चेंज हुआ कि डिमांड की वैल्यू बढ़ गई? सर प्राइस के कम होने पर, प्राइस के कम होने पर। और अगर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। सर डायग्राम कैसा बनेगा? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दो बिल्कुल। ये एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई, इधर हमारा आ जाता है प्राइस, इधर हमारा आ जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिमांड कर्व आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं, है ना जी। अब यहां पर प्राइस मान लीजिए P था और क्वांटिटी थी Q। प्राइस P, क्वांटिटी Q। प्राइस कम हो गया, P से P1 पर आ गया, आपने देखा क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। जो कॉम्बिनेशन पहले E पर था ना दोस्तों, अब वो E1 पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया है। इसी को बोला जाता है एक्सपेंशन। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है ना, जो नीचे की तरफ आया है, इसी को बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड।
और दूसरी तरफ ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर इसका रेफरेंस देखें तो ये बिल्कुल उल्टा है। कैसे सर? देखिए, ये डिमांड कर्व आपने बना दिया। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो, सर प्राइस P था, क्वांटिटी Q थी। प्राइस P से P1 पर अगर बढ़ जाता है तो क्वांटिटी Q से Q1 हो गई। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपने क्या देखा? कॉम्बिनेशन E से E1 पर ऊपर की तरफ चला गया। ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई है इसी को कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों कहा जाता है। इसे बोलेंगे आपका अपवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। तो अलग अलग नाम है, कंसेप्ट आपको ऑब्वियसली इसके क्लियर होने चाहिए। लेकिन प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज नहीं है, फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। क्यों? कुछ भी रीजन हो सकता है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड आपका सस्ता हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, फैशन चेंज हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, अदरवाइज उसको डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको डायग्राम पे हम कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ये आपका डिमांड कर्व था और ये फिलहाल प्राइस था और ये क्वांटिटी थी। सर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? इसको D से D1 पर इस तरह से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये क्या बता रहा है कि सर प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, इट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और ये डिमांड क्यों बढ़ी होगी? सर वही रिलेशन लगा देंगे जो टेबल में देखा हमने, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो गई, टेस्ट में फेवरेबल चेंज हुआ होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस आने वाला टाइम हमें लग रहा है महंगा होने की संभावना है। सब्स्टिट्यूट गुड पॉजिटिव रिलेशन, डिमांड बढ़ रही है, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस भी बढ़ा होगा, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया इसलिए कोक की डिमांड बढ़ गई, या कार सस्ती हो गई होगी सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो गया होगा सर, इसीलिए पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। तो ये तमाम इसके रीजन हो सकते हैं। एंड इसका अपोजिट जब आप डिक्रीज इन डिमांड में बनाएंगे तो उसमें दोस्तों और कुछ नहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस तरफ मूवमेंट कर देंगे। प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड कर्व आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको होमवर्क देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। जैसे मैंने आपको इंक्रीज के रीजन बताए, आपको मुझे डिक्रीज के प्रॉपरली रीजन बताने हैं। दोस्तों यहां पर ये हमने अपना थ्योरी ऑफ डिमांड का जो कंटेंट है दोस्तों वो वाइंड अप करा है। सिंपल छोटा सा था क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इसको पढ़ रखा है, तो रिवीजन के टाइम पे हमें इसमें इतना टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, और जैसे मैंने बोला कि डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम हम करेंगे तो सी में फाउंडेशन लेवल पे स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं तो एक हमें बड़ा अच्छा खासा जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो देखने को मिलेगा। ओके, तो सीरीज को चालू रखिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये जो छोटा सा प्यार है इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।